हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एक्ट के बारे में जो कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के 2020 टू 2021 के नोटिफिकेशन में जोड़ा गया है, जिसका नाम है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्ट को हम शुरू करें उससे पहले इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। ये बना कैसे? इसके बनने से पहले जो पिछले कुछ साल गुजरे थे उनके अंदर विमेंस का रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से हो रहा था टेलीविज़न में, पेपर्स में, बुक्स वगैरह के अंदर, उससे परेशान होकर उस समय के जितने भी वुमेन जो एम्पावरमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी, वुमेन को इक्वलिटी दिलाने के लिए, वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, उन्होंने कई प्रदर्शन किए। उन प्रदर्शन के अंदर उनकी मांग ये थी कि मास मीडिया और प्रिंट मीडिया के अंदर महिलाओं को जिस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है उसको रेगुलेट किया जाए, उनको कैसे प्रदर्शित किया जा सकेगा उसके ऊपर रेगुलेशंस बनाया जाए, कुछ लॉज बनाया जाए। ये उन्होंने अपने प्रदर्शन में मांग रखी। और ऐसे ही दहेज प्रथा के ऊपर भी उस समय पूर्णतः लगाम नहीं लगी थी, जो कि आज तक भी नहीं लग पाई है। लेकिन उस समय और ज़्यादा खुले में दहेज की मांग की जाती थी, दहेज को बहुत नॉर्मलाइज किया हुआ था। जैसे कई एड्स के अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये हुआ करता था कि बेटी की शादी आ गई है, आप दहेज की तैयारी करिए। जैसे सोना अगर आपको लेना है या फिर कुछ गिफ्ट लेने हैं, कुछ अलमीराज वगैरह लेने हैं, उसमें ऐड में यही कुछ सेंटर में चलता था कि दहेज देना है, बेटी की शादी आने वाली है, दहेज देना है, यही चला करता था। और भारत के अंदर मॉरल वैल्यूज़ अपनी बहुत होती है, ये आप सभी को पता है। इस वजह से ऑब्सनिटी क्या होती है ये पता लगाना ईजी नहीं है, क्योंकि उस समय भी वेस्टर्नाइजेशन का फ़र्क थोड़ा थोड़ा आना चालू हो गया था इंडिया में। अब तो वेस्टर्नाइजेशन का बहुत फ़र्क आ गया है, तो अभी भी ऑब्सीन चीज़ क्या है क्या नहीं है, ऑब्सीन चीज़ ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल। और साथ ही साथ ये पता लगाना कि इस प्रिंट मीडिया या मास मीडिया से कितनी महिलाओं को फ़र्क पड़ा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें ये पता था, उस समय के जो लेजिस्लेटर्स थे उनको ये पता था कि ये जितने भी एडवर्टीजमेंट है, पब्लिकेशंस है, बुक्स वगैरह है, आर्ट्स जो है, ये इनका फ़र्क किसी न किसी महिला के ऊपर तो पड़ रहा है। तो एक महिला भी अगर परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करना हमारी लेजिस्लेशन की ड्यूटी है। और ये भी तय था कि अगर हमने रेगुलेशंस नहीं बनाए, लॉज नहीं बनाए, ये जो इंडिसेंटली वुमेन्स को रिप्रेजेंट करना है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ सोसाइटल इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर वुमेन्स को नॉर्मली इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जा सकता था। और उस समय भी जो एड्स वगैरह बना करते थे, जो एजेंसीज होती थी, उनकी यही दलील हुआ करती थी कि हमारा मोटिव ऐसा नहीं है कि हम वुमेन्स को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट करें, हम तो सिर्फ एड्स बनाना चाहते हैं और हमारी जो बातें हैं वो बताना चाहते हैं। हमारा बिल्कुल आशय नहीं है कि हमारे एड्स से वुमेन्स का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो। और इसी कारण राज्यसभा के अंदर ये द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन बिल लाया गया, ताकि महिलाओं का जो नेगेटिव डिपिक्शन होता है हमारी सोसाइटी के अंदर उसको रोका जा सके। नोट कर लीजिए, ये बिल राजस्थान की पूर्व गवर्नर के द्वारा लाया गया था, जिनका नाम है श्रीमती मार्गरेट अल्वा है। हमारी राजस्थान की पूर्व गवर्नर है वो, उन्होंने राज्यसभा में ये बिल पेश किया था। मार्गरेट अल्वा जो है वो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुकी है और राजस्थान के साथ साथ गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की भी गवर्नर वो रह चुकी है। अब आ जाते हैं एक्ट के ऊपर। एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट दी गई थी 23 दिसंबर 1986 को और इसका एनेक्टमेंट हुआ था 2 अक्टूबर 1987 को। इस एक्ट का जब हम लॉन्ग टाइटल देखते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है, इट इज़ एन एक्ट टू प्रोहिबिट indecent representation of women through advertisements or in publication, writings, paintings, figures or any other manner and for matters connected therewith or incidental thereto। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया था। उस समय जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट थी उन सबको इंक्लूड कर लिया गया था। इसके अंदर बोला गया था कि एडवर्टीजमेंट के अंदर, पब्लिकेशंस के अंदर, बुक्स जो हमारी होती है, आर्ट जो होती है, लिटरेचर जितना भी है, उन सब के अंदर वुमेन्स का जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है ना, उनको प्रोहिबिट करना, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। फिर सेक्शन 1 के अंदर ये बताया गया कि इस एक्ट का नाम क्या होगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। अब ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है? 2019 से पहले ये एक्ट भी बाकी कई एक्ट्स की तरह होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू था, लेकिन 2019 के बाद में ये पूर्णतः इंडिया के ऊपर लागू हो चुका है। फिर आगे बताया गया कि इसका इन्फोर्समेंट कब होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जब बताएगी ना, तब इसका इन्फोर्समेंट होगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2 अक्टूबर 1987 से इसका इन्फोर्समेंट हो चुका है। अब ज़्यादातर एक्ट्स की तरह इसमें भी सेकंड जो सेक्शन है वो डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें बताया गया है सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट क्या होगा। एडवर्टीजमेंट की जो डेफिनेशन वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें बताया गया है इसके अंदर इंक्लूड होता है कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर या कोई भी जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, और उसके साथ साथ में लाइट, साउंड, स्मोक और गैस के थ्रू भी कोई रिप्रेजेंटेशन किया गया है।
कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उसको भी हम मानेंगे एडवर्टीजमेंट। फिर आगे बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा। इसमें बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूड करेगा सैंपल्स के थ्रू भी अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो चीज़ को, तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे, भले ही वो फ्री था या फिर पैसे लेके था। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। इसमें बताया गया है कि विमेन के फिगर का डिपिक्शन, उसकी फॉर्म या उसकी बॉडी का भी डिपिक्शन या उसके किसी भी पार्ट का डिपिक्शन, और उसका डिपिक्शन जो होगा ना वो इस तरीके से होगा कि वो इनडिसेंट हो या फिर डेरोगेटरी हो या फिर डेनिग्रेटिंग हो। विमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उससे इनडिसेंट डिपिक्शन हो रहा है, उसका डेरोगेटरी डिपिक्शन हो रहा है या फिर डेनिग्रेटिंग डिपिक्शन हो रहा है, या फिर ऐसा डिपिक्शन जैसे पब्लिक की मोरालिटी और जो मॉरल्स हैं उनके ऊपर करप्शन हो, मतलब वो करप्ट हो या फिर इंजर्ड हो, ऐसा कोई भी डिपिक्शन जो होगा उसको हम मानेंगे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। फिर आगे बात की गई लेबल। लेबल की मीनिंग बताई गई कोई भी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प, प्रिंटेड या ग्राफिक मैटर जो कि किसी भी पैकेज के ऊपर चिपकाया गया या फिर किसी भी पैकेज के ऊपर लगा रखा है। फिर आगे पैकेज की भी डेफिनेशन दे रखी है। पैकेज की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूसिवली बताया है कि पैकेज में इंक्लूड करता है एक बॉक्स, कार्टन, टिन या कोई भी दूसरा अदर कंटेनर। और प्रिस्क्राइब्ड का मतलब सब में लगभग सेम ही होता है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में बताया गया रूल्स के द्वारा जो भी चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है उसको हम प्रिस्क्राइब्ड बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू होते हैं। सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है जिसके अंदर वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उनको प्रोहिबिट कर रहा है सेक्शन 3। आइए देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। यहाँ पे बताया गया कि कोई भी व्यक्ति न तो पब्लिश करेगा न पब्लिश करवाएगा, न ही ऐसा पब्लिकेशन या एग्जीबिशन का अरेंजमेंट करवाएगा जिस एडवर्टीजमेंट के अंदर वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो। फिर सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 3 में तो हमने एडवर्टीजमेंट की बात कर ली। अब सेक्शन 4 में बचे हुए जितने भी है ना, बुक्स हो गया, पेपर हो गई, स्लाइड हो गई, फिल्म, ड्राइंग, राइटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, ये जितना भी है जिसके अंदर वुमेन का या वुमेन के फिगर का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ऐसी किसी भी चीज़ को कोई भी व्यक्ति न तो प्रोड्यूस करेगा न ही प्रोड्यूस करवाएगा। अब प्रोविजो में कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। इसमें बताया गया कि ये सेक्शन ऐसे किसी भी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, ड्राइंग, राइटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ या रिप्रेजेंटेशन या फिगर जो है उसके ऊपर लागू नहीं होगा जिनका पब्लिकेशन ऐसे जस्टिफाई किया जा रहा है कि ऐसा पब्लिकेशन जो है ना वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही है, पब्लिक के गुड के लिए ही है। और ऐसा पब्लिकेशन जो हम जस्टिफाई कर रहे हैं वो साइंस, लिटरेचर, आर्ट, इनके इंटरेस्ट में है, या फिर ऐसे जितनी भी पब्लिकेशंस हैं उनको रिलीजियस पर्पस के बोनाफाइड यूज़ के लिए ही रखा गया है, या फिर ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो कि स्कल्पचर किया गया है, एनग्रेव किया गया है, पेंट किया गया है, जो कि इंक्लूड करते हैं किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट के ऊपर। क्योंकि हम जानते हैं भारत देश के अंदर कितनी ऐसी आर्कोलॉजिकल साइट्स है जिनके ऊपर ऐसी आकृतियाँ एनग्रेव हो रखी है, ऐसी आकृतियाँ बनाई गई है। तो उसमें बताया गया है कि ऐसे जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जिनके ऊपर ऐसी जो स्कल्पचर्ड या एनग्रेव्ड या पेंट की गई है आकृतियाँ, जो साइट्स इंक्लूड होती है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत, उनके ऊपर भी ये सेक्शन 4 की जो बातें वो लागू नहीं होगी। या फिर कोई भी मंदिर या फिर कोई भी रथ, कोई भी जिसके अंदर आइडल्स को रखा जाता है और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उनके ऊपर भी सेक्शन 4 लागू नहीं होगा। या फिर ऐसी कोई भी फिल्म जिसके ऊपर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का जो पार्ट 2 है वो लगता है, वो लागू होता है, ऐसी किसी फिल्म को भी सेक्शन 4 के अंदर नहीं माना जाएगा। फिर सेक्शन 5 के अंदर बात की गई है पावर टू एंटर एंड सर्च। इसमें बताया गया कि ऐसे कोई भी रूल जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे उनके तहत, उनके सब्जेक्ट में रहते हुए कोई भी गजेटेड ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है, वो उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर जो एरिया आ रहा है उसके अंदर किसी भी जगह के अंदर एंटर कर सकता है और उसको सर्च कर सकता है और असिस्टेंस अपने साथ लेके जा सकता है अगर उसको लगता है कि ऐसे प्लेस का सर्च ज़रूरी है और उसको लगता है कि ऐसे प्लेस में इस एक्ट के तहत जो ऑफेंस बताए गए ना वहाँ पे घटित हो रहे हैं, ऐसे ऑफेंस वहाँ पे किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ सर्च के साथ साथ में वो सीज भी कर सकता है ऐसे कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई बुक, पैम्पलेट या पेपर, साइट, फिल्म, राइटिंग, फोटोग्राफ, उसको अगर ऐसा कुछ चीज़ मिलती है जो कि आपत्तिजनक है, जो कि इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है, उन सबको वो सीज भी कर सकता है। और साथ ही साथ वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर, उस प्लेस के अंदर कोई भी अगर रिकॉर्ड है तो उनको वो एग्जामिन भी कर सकता है, कोई रजिस्टर मेंटेन्ड है, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रेजेंट या फिर कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट अगर उनको मिलता है तो उसको एग्जामिन भी कर सकता है वो। और साथ ही साथ अगर उसको ज़रूरी लगे तो उस चीज़ को वो सीज भी कर सकता है।
जब उसको लगता है कि ऐसे किसी एडवर्टीजमेंट, बुक, रजिस्टर्ड ये जो हैं इनको फ्यूचर में प्रेजेंट करना पड़ सकता है एज एन एविडेंस, ताकि इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस जो हुआ है उसको प्रूव किया जा सके। फिर आगे बताया गया कि किसी भी ड्वेलिंग हाउस के अंदर तो अगर आपको एंट्री करनी है, सर्च एंड सीजर करना है, तो आपको वारंट लाना पड़ेगा। बिना वारंट के आप किसी ड्वेलिंग हाउस के अंदर एंटर नहीं कर सकते। फिर बताया गया किसी भी एडवर्टीजमेंट को जब आप सीज कर रहे हैं वो किसी डॉक्यूमेंट का अगर पार्ट है और ऐसे एडवर्टीजमेंट को उस डॉक्यूमेंट से अलग नहीं किया जा सकता, तो उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को भी आप सीज कर सकते हो। आगे बताया गया इस एक्ट के अंदर सर्च एंड सीजर जो किया जा रहा है उसके ऊपर CRPC 1973 की जो प्रोविजंस है, जो सेक्शन 94 के तहत सर्च एंड सीजर के ऊपर लागू होते हैं, वो सब इस एक्ट के अंदर किए गए सर्च एंड सीजर के ऊपर भी लागू होंगे। फिर आगे बताया गया है जैसे किसी व्यक्ति ने ऐसे एडवर्टीजमेंट या ऐसे पब्लिकेशन या ऐसे किसी बुक, पैम्पलेट इन सबको सीज किया है, तो वो उसका जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करेगा और उससे ऐसे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी कस्टडी के लिए ऑर्डर लेगा। आगे बताया गया कि इस एक्ट के जो ऑफेंस है अगर कोई इनको करता है तो उसमें पेनल्टी क्या होगी। इसमें बताया गया कोई अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है तो उसकी पनिशमेंट होगी अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब किसी भी तरीके का सिंपल या रिगरस कोई सा भी इम्प्रिजनमेंट उनको दिया जा सकता है 2 साल तक का, और साथ ही साथ उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा अप टू 2000 रुपीज़। और अगर कोई सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहा है तो उसके ऊपर कम से कम 6 महीने का तो कारावास होगा, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा कम से कम 10,000 रुपये का, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक। अब सेक्शन 7 के अंदर बात की गई है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया कि अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस किसी कंपनी के द्वारा किया गया है तो जिस टाइम वो ऑफेंस किया गया उस टाइम उस कंपनी का जितने भी इंचार्ज थे, ऐसा व्यक्ति जो इंचार्ज की पोजीशन पे है उस कंपनी की और कंपनी के कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो माना जाएगा कि इस ऑफेंस के लिए वो गिल्टी है और उसके अगेंस्ट उसी तरीके से प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन प्रोविजन में बताया गया है कि अगर वो ये प्रूव कर देता है कि मैंने मेरी क्षमता में जितनी भी ताकत थी उस हिसाब से मैंने ये जो ऑफेंस हुआ उसको होने से रोकने की पूर्णतः कोशिश की थी, उसके बाद में भी ऑफेंस हो गया, मतलब उसने ये दिखा दिया कि मेरे बस में जितना था मैंने कोशिश कर ली वो होने से रोकने के लिए, फिर भी वो हो गया, तो कोर्ट उसको छोड़ सकती है। फिर आगे ये बताया गया है कि कंपनी के द्वारा किए गए एक्ट के अंदर, कंपनी के द्वारा किए गए ऑफेंस के अंदर ऐसा प्रूव कर दिया जाता है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी के कनाइवेंस के ऊपर, मतलब उनकी सहमति के ऊपर, उनकी कंसेंट के ऊपर अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया गया माना गया है और ऐसा प्रूव हो जाता है तो उनको भी पनिशमेंट दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी। इसमें बताया गया कंपनी के अंदर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी जिसके अंदर फर्म या कोई दूसरी जो एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की वो भी इंक्लूड करेगी। और फर्म, जब फर्म की हम बात करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टर कौन होगा, तो उस फर्म के जो पार्टनर है उनको डायरेक्टर माना जाएगा। फिर सेक्शन 8 के अंदर बताया गया कि इस एक्ट के अंदर किया गया कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा। फिर सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स है उनके द्वारा अगर गुड फेथ में कोई काम किया गया है इस एक्ट के तहत तो उनके ऊपर कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। फिर सेक्शन 10 के अंदर बताया गया पावर टू मेक रूल्स। इसमें सबसे पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। इसमें बताया गया कि रूल्स किस बारे में होंगे। इसमें बताया है कि सबसे पहले तो जो एडवर्टीजमेंट या कोई पब्लिकेशन, कोई बुक वगैरह उनका सीजर कैसा होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाएगी। और ऐसे सीजर के बाद में वो किसको दिए जाएंगे इस बारे में रूल्स बनाई जाएगी, और जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की लगती है उनके बारे में वो रूल्स बना सकती है। फिर बताया गया कि इस सेक्शन के तहत बनाए गए जितने भी रूल्स है ना वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे। कम से कम 30 दिन के लिए, वो एक सेशन में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सेशन के अंदर भी बढ़ सकते हैं। कम से कम 30 दिन के लिए रखा जाएगा और दोनों हाउसेस के द्वारा जो मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए गए हैं उनको भी ऐसे नोटिफिकेशन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, या उनको लगता है कि ऐसा कोई भी रूल हटा देना चाहिए तो उस रूल को हटा दिया जाएगा। और फिर ये भी याद रखना है कि ऐसा जो मॉडिफिकेशन किया जा रहा है वो पहले किसी भी किए गए एक्ट के प्रिजुडाइज में नहीं होना चाहिए। ऐसा जो पहले एक्ट कर दिया उसके अगेंस्ट ऐसा कोई भी रूल नहीं बनना चाहिए। अब ये तो हो गई 1986 के अंदर पास किए गए एक्ट के बारे में। अब आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ इस एक्ट के बारे में मैं। 2012 के अंदर राज्यसभा के अंदर इस एक्ट को अमेंड करने के लिए एक बिल लाया गया और उस बिल का एम क्या था कि जो प्रिंसिपल एक्ट है उसको आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मद्देनजर रखते हुए अमेंड कर दिया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के तहत भी वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस समय ही 2012 में ही राज्यसभा के अंदर ये बिल लाया गया था कि अभी की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हुए जो प्रिंसिपल एक्ट है उसको अमेंड कर दिया जाए। फिर साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया था कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की जो डेफिनेशन है ना उसको भी नए सिरे से डिफाइन किया जाए।
और ये भी बोला गया था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी इसके अंदर जोड़ा जाए डेफिनेशन के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का एक जरिया बताया जा सके। और साथ ही साथ जो एड्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनकी जो डेफिनेशन है, उनको भी आज की जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए अमेंड कर दिया जाए। फिर उसके अंदर ये भी अमेंडमेंट सजेस्ट किया गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, उसको कम से कम इंस्पेक्टर की रैंक का बनाया जाए। और साथ ही साथ जो ऑफेंसेज है ना, उनकी जो पनिशमेंट है उनको भी चेंज किया जाए। सजेस्ट ये किया गया था कि फर्स्ट ऑफेंस जो है ना, उसको 2 साल से बढ़ा के 3 साल की पनिशमेंट दी जाए, और फाइन को भी 50,000 से 1 लाख रुपए तक का कर दिया जाए। जो मिनिमम 2,000 रुपये का था, उसको 50,000 से 1 लाख का कर दिया जाए। फिर आगे सब्सिक्वेंट ऑफेंस अगर कोई करे तो उसको मिनिमम 2 से 7 साल की सज़ा कर दी जाए, और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का फाइन कर दिया जाए। लेकिन 9 साल के लंबे संघर्ष के बाद में भी इस बिल को पास नहीं किया गया, और हाल ही में 26 जुलाई 2020 को इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एक्ट आपको ब्रीफ में समझ आ गया होगा। मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी दे दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक दे रखा है, वहाँ पर उनको भी जाकर देखिए। जय हिंद, जय भारत।